हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज लांछन मुखर्जी एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का फिफ्थ लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर एंड पावर इन एसी सर्किट एंड उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है चोक कॉइल, उसके बारे में देखेंगे। चलो कॉपीज निकाल लो, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पावर इन एसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में तुम्हें पावर पता है क्या होता है, V इंटू आई। ये डीसी में था, ये पावर था V इंटू आई। बट अब जो एसी में होगा उसमें ना ही V कांस्टेंट रहता है ना ही I कांस्टेंट रहता है, ठीक है, दोनों ही चेंज होगा। तो लॉजिकल सी बात है, तो हम लोग पावर, अगर V भी चेंज होगा I भी चेंज होगा, तो हमारा पावर भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। क्लियर? तो हम लोग क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट द एवरेज पावर। ठीक है, तो मैं दोनों चीजें बताता हूं कि इंस्टेंटेनियस पावर भी क्या होगा और हमारा एवरेज पावर भी क्या होगा। तो ये तो हमारा डीसी सर्किट के लिए हो गया। अब देखते हैं एसी सर्किट के लिए। एसी सर्किट के लिए मान लो कि हमारा करंट है, ये हमारा वोल्टेज है विच इज ई, एंड दोनों के बीच में एंगल है अल्फा। तो करंट को मैंने बता दिया I इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो हमारा E हो जाएगा दैट विल बी E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या आ जाएगा? क्लियर है? तो यहां से I पता है, E पता है, तो पावर क्या होता है E इंटू आई। इस केस में V की जगह पे मैंने E से डिनोट किया है, तो E इंटू आई हो जाएगा। तो हमारा जो पावर आ जाएगा दैट विल बी, देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये हमारा जो पावर है, दिस पावर इज पी इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना पावर है ये बता रहा है। ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अगर तुमने टाइम का कुछ भी वैल्यू पुट कर दोगे तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पावर है उसका वैल्यू आ जाएगा इस पी इंस्टेंटेनियस। बट हमें क्या चाहिए, हमें पी एवरेज चाहिए, क्योंकि पी इंस्टेंटेनियस का बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। ठीक है, काम क्या होता है पी एवरेज का, कि एवरेज में मान लो कि 1 घंटे तक हमें कितना पावर मिल रहा है, या फिर मान लो कि एक बल्ब हम लोग जला रहे हैं, और या फिर हम लोग हीटर चला रहे हैं, या फिर एसी चला रहे हैं, तो 1 घंटे तक हमें कितना पावर उस एसी का जो है कंज्यूम कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, उससे हमें मतलब है। तो पी इंस्टेंटेनियस तो ये हो गया। पी एवरेज निकालना है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। तो अगर हमें पी एवरेज बहुत लॉन्ग टाइम के लिए निकालना है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए उतना ही होगा जितना एक कंप्लीट साइकिल में पी एवरेज आएगा। जो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज आएगा, मान लो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज आया 100 वॉट, ठीक है, तो अगले साइकिल में भी एवरेज 100 वॉट, अगले साइकिल में भी 100 एवरेज वॉट, तो पूरे टाइम के लिए एवरेज कितना होगा 100 वॉट। तो हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है एक कंप्लीट साइकिल में कितना एवरेज पावर है। क्लियर? चलो एवरेज पावर निकालने के लिए मैं एवरेज पावर को बोल सकता हूं, अच्छा उसको अच्छे से समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये पी इंस्टेंटेनियस आ गया। अगर मैं बोलूं कि इस इंस्टेंट पे ये पावर है टी पे, तो छोटा सा अगर मैं टाइम ले रहा हूं dt, बहुत छोटा सा टाइम है dt, तो उस छोटे से टाइम के लिए मैं इस पावर को कांस्टेंट मान सकता हूं। तो अगर उस छोटे से टाइम के लिए पावर कांस्टेंट है, तो उस छोटे से टाइम में जो छोटा सा हमारा एनर्जी आएगा, जो हमारा एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, उसको मैंने बोल दिया du, वो छोटा सा एनर्जी, वो छोटा सा एनर्जी देखो वो होगा p इंस्टेंटेनियस इनटू dt, पावर इनटू टाइम, ये तो होता है एनर्जी। तो ये हमारे पास आ गया p इंस्टेंटेनियस इनटू dt, छोटा सा एनर्जी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं छोटे छोटे एनर्जीज को इंटीग्रेट कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा, दिस विल बी u व्हिच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इनटू dt। क्लियर? अब अगर मुझे p एवरेज चाहिए तो दिस विल बी u बाय t। ये u कितने टाइम के लिए आया, कुछ टाइम के लिए आया, 0 से लेके t टाइम के लिए। अगर मैं 0 से लेके t टाइम के लिए इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे इतने टाइम के लिए टोटल एनर्जी आ गया। तो टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम विल गिव अस पावर एवरेज।
क्लियर है एकदम। तो हमें यही करना है, यही करके हमें निकालना है। यहां तक क्लियर है? चलो इसको यहां तक नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग पी एवरेज का कैलकुलेशन करेंगे। कर लिया होगा? चलो देखते हैं। चलो तो हमारे पास क्या आया अभी? हमारे पास आया कि हमारा जो पी एवरेज होगा, पी एवरेज को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ पी इंस्टेंटेनियस इनटू डीटी बाय, नीचे टाइम था टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डीटी। छोटे छोटे टाइम को अगर मैं ऐड कर दूं दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीटी। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ पी एवरेज जो हमें चाहिए। तो पी एवरेज वहां पे जो हमने आई एंड ई लिया था उससे इंस्टेंटेनियस पावर क्या आया था? ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्लियर है? अच्छा यहां पे वेरिएबल टाइम है, मैंने क्या बोला है एक ऑसिलेशन तक निकालना है, तो 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक, एंड इसका भी 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक, ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो पी एवरेज यहां से आ जाएगा ई नॉट आई नॉट, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा को ब्रेक कर दो, इसको अगर ब्रेक करोगे, साइन ओमेगा टी तो बाहर है, इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक। क्लियर है? फिर से यहां तक लिख लो। डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है बट इसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो काफी सिंपल आएगा। कुछ कुछ जो हमारे इंटीग्रेशंस आएंगे, यहाँ पे dt भी आएगा, कुछ कुछ जो हमारे इंटीग्रेशंस आएंगे वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा वो भी मैं बताऊंगा, क्या फिर इंटीग्रेशन करके भी देख सकते हो तुम, वो 0 आ जाएगा। लिख लिया? ओके, अब यहां पे देखते हैं, तो ये जो हमारा आया पी एवरेज, वो देखो ये क्या आ गया ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा। तो साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा, एंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इंटू dt ये पूरा। क्लियर है? अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा। चलिए यहां इतना लेंथी मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, बट इतना लेंथी तुम अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। कुछ कुछ चीजें अगर तुम याद कर लोगे इट इज बेटर, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे इसको पुट करना है। देखो अब यहां पे इस चीज को साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बाई 2 लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी, अरे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, इनटू ओमेगा टी इंटीग्रेशन किया गया, तो पी एवरेज यहां से आ गया ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dt के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस अल्फा इंटू dt, ठीक है, प्लस साइन अल्फा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू dt, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक dt का इंटीग्रेशन। क्लियर? 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा। अब अगर तुम इसका इंटीग्रेट करोगे
एक कंप्लीट साइकिल तक, तो sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है 0, क्योंकि इंटीग्रेशन जनरली क्या देता है, एरिया देता है। अब साइन के कर्व का ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया सेम होता है, तो sin 2 ओमेगा टी, sin 4 ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, cos 4 ओमेगा टी या cos ओमेगा टी, सबका इंटीग्रेशन अगर एक फुल साइकिल तक देखेंगे तो वो 0 होता है। ये हमने आरएमएस या एवरेज करंट में भी देखा था, फुल साइकिल के लिए उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर वही है, इंटीग्रेशन इसका 0 हो जाएगा। एंड एक और चीज याद रखना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन होता है हाफ, जो तुमने आईआरएमएस में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका अगर मैं एवरेज लूं, इसका एवरेज मतलब देखो तो ई नॉट, ये तो 0 हो गया, ई नॉट आई नॉट कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को बाहर ले आओ, कॉस अल्फा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, अल्फा तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, अब लिमिट 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा, 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो इसका ये जो हमारा पूरा का पूरा टर्म है, ये जो हमारा पूरा का पूरा टर्म है ना, इसका वैल्यू होता है हाफ। इंटीग्रेट करके देख लो, ये मैंने आरएमएस में भी बताया था। फिर अगर तुम्हें इंटीग्रेट फिर से करना है तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लो, वैल्यू हमारा यही आ जाएगा हाफ। क्लियर, ये आरएमएस में बताया था इसलिए मैं फिर से नहीं बता रहा। तो हमारे पास फिर से इसको नोट डाउन करो, कर लिया होगा। तो जो हमारे पास पी एवरेज आया, तो इसका वैल्यू तो हाफ हो गया, तो ई पी एवरेज आ गया ई नॉट आई नॉट कॉस अल्फा बाई 2, बाई 2 मतलब पूरे के साथ ये बाई 2। तो इसको डेरिवेशन काफी लेंथी है, बट इस डेरिवेशन को तुम्हें याद भी रखना। तो दिस कैन बी रिटन एज ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2। मैंने 2 को डिवाइड कर दिया रूट 2 में, इंटू कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, आई एंड वी, या फिर आई और ई, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है, उन दोनों में फेज का डिफरेंस है अल्फा। तो यहां पे जो पी एवरेज है वो ध्यान से देखो, ई नॉट क्या था, मैक्सिमम वोल्टेज, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, बाई रूट 2। दिस कैन बी रिटन एज ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस अल्फा। दिस इज द एवरेज पावर। एंड यहां पे जो कॉस अल्फा है ना, ये कॉस अल्फा, इसी को बोलते हैं हम पावर फैक्टर। क्लियर है, इसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अच्छा, अब यहां पे देखो पी एवरेज, ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस अल्फा। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो आई आरएमएस है एंड ई आरएमएस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। इसीलिए हमने आई आरएमएस एंड ई आरएमएस का वैल्यू निकाला था, ई नॉट बाई रूट 2 होता है इसीलिए, क्योंकि हमें किस चीज से मतलब होता है, हमें मतलब होता है इस पावर से। पावर मतलब एनर्जी। हमें क्या चाहिए, किसी एक बल्ब को लगा रहे हैं तो बल्ब से हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी भाई। तो वो एनर्जी कहां से आएगा, ई आरएमएस और आई आरएमएस पे डिपेंड करता है, एंड ऑब्वियसली अल्फा पे भी डिपेंड करता है कितना एनर्जी हमारा खर्च हो रहा है। एंड इस कॉस अल्फा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्लियर। अच्छा, अब अलग अलग हम सर्किट का पावर फैक्टर देखेंगे, उससे पहले एक और चीज देख लो, यह है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट मतलब जिसमें हमारा पावर खर्च नहीं होता। जैसे अभी मैंने बताया आई, इधर का हमारा ई, ये हमारा अल्फा है। अब आई का दो कंपोनेंट करो, एक इधर की तरफ आई कॉस अल्फा, एक इधर की तरफ आई साइन अल्फा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर आई तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसका कैसे कंपोनेंट कर रहे हैं? अरे कंपोनेंट नहीं, मतलब समझो, इस आई के वजह से इस आई किसके डायरेक्शन में, ई के डायरेक्शन में, ये वाला आई किसके डायरेक्शन में, ई के परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो आई कंपोनेंट है ना, उसके वजह से कोई भी पावर का खर्च नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 है। जब ई हमारा मैक्सिमम होगा, आई हमारा कुछ अलग वैल्यू होगा, तो
इस करंट के वजह से कोई भी पावर में लॉस नहीं होता है, इसीलिए हम इसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। दिस I sin अल्फा इज आवर वॉटलेस करंट। क्लियर? जनरली इस I में भी हम लोग लेते हैं IRMS को। अगर तुम्हें किसी में दे दिया है I नॉट का वैल्यू, ठीक है, एंड अल्फा का वैल्यू दे दिया है, एंड तुमसे पूछा है व्हाट इज द वॉटलेस करंट, तो उसमें क्या निकालोगे? पहले I नॉट से IRMS निकालेंगे, फिर IRMS का साइन अल्फा इज आवर वॉटलेस करंट। क्लियरिटी है एकदम? तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, इसके पहले तो नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, अच्छे से इसको देख लो। इसके बाद हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन का देखेंगे कि क्या होता है हमारा पावर फैक्टर। तो अब देखते हैं हम अलग अलग सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। अच्छा, पावर फैक्टर देखने से पहले अलग अलग सर्किट का एक चीज याद करो कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो अभी हमने निकाला कि वो होता है हमारा cos ऑफ अल्फा। ये अगर I है, ये अगर E है, तो दोनों के बीच में अगर अल्फा होता है एंड पावर फैक्टर इज आवर cos ऑफ दिस अल्फा। अच्छा, ये अल्फा एक और चीज से आता है, याद करो, अगर ये रेजिस्टेंस R है एंड ये हमारा एंगल अल्फा है विद Z, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा और सिर्फ इंडक्टर है या फिर सिर्फ कैपेसिटर है, तो ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ हो जाता है, तब एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा 90, उस पे भी आएंगे। तो यहां पे इस अल्फा से भी हम पावर फैक्टर cos अल्फा निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे Z और R के बीच में एंगल पता है तो भी मैं cos अल्फा निकाल सकता हूं, या फिर मुझे E और I के बीच में अगर एंगल पता है तो भी मैं पावर फैक्टर अल्फा निकाल सकता हूं, cos अल्फा जो भी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अलग अलग सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, ओके। पहले आते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और यहां पे होगा डायग्राम, ये सर्किट, ये होगा एंगल अल्फा, ये होगा पावर फैक्टर और cos अल्फा, ठीक है। चलो ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के केस में I एंड जो हमारा E या फिर B होता है वो सेम ही डायरेक्शन में होता है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, एंड cos अल्फा मतलब cos 0 कितना हो जाता है? 1। तो हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। अब आते हैं प्योरली कैपेसिटिव। अगर प्योरली कैपेसिटिव है ना, तो देखो I एंड जो हमारा E होता है, I और जो हमारा E होता है उनके बीच में एंगल कितना होता है? 90, क्योंकि हमारा जो भी XC होता है वो करंट के साथ कितना बनाता है? फेज का कितना डिफरेंस रहता है? उसका डिफरेंस रहता है 90 का। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो 90 एंड cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है? 0। अब आते हैं हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव में I इधर, E इधर, दोनों के बीच में एंगल 90, तो अगेन पावर फैक्टर विल बी 0। क्लियर है? अच्छा, ये तीनों तो हो गया, नोट डाउन कर लिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, रब कर दूं। चलो अब आते हैं हम एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट के लिए इधर होगा I एंड इधर होगा हमारा E, ठीक है। ये एंगल हमारा अल्फा हो गया। इसको थोड़ा और देखते हैं, दिस इज आवर फोर्थ। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं, ये है हमारा R एंड ये है हमारा Z, ठीक है। ये एंगल हमारा हो जाएगा अल्फा। अब देखो नीचे की तरफ होता है हमारा XC एंड ये भी हमारा XC ही होगा। ये XC है, ये Z है, ये हमारा R है। तो यहां पे एंगल कितना है? अल्फा है। ये पूरा एक ही है, ये एंगल कितना है? अल्फा है। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल से क्या तुम cos अल्फा बता सकते हो? देखो ध्यान से, cos अल्फा इस वाले ट्रायंगल से cos अल्फा क्या हो जाएगा? ये तो बेस है R by Z। देखो ध्यान से, R by Z। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। cos अल्फा हमेशा होता है R by Z।
क्या फिर z को भी लिख लो, z इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस xc का होल स्क्वायर इस केस में हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसको अच्छे से। कर लिया? ओके। अब हम लोग देखते हैं आर एल सर्किट, एक्सएल। तो आर एल सर्किट के केस में ये होगा हमारा करंट, ये होगा हमारा इस डायरेक्शन में होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल हो जाएगा हमारा पास अल्फा, अगेन कॉस अल्फा, सॉरी अल्फा, एंड यहां पे हो जाएगा कॉस अल्फा। इसका वैल्यू अभी निकालेंगे कॉस अल्फा। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इधर होगा हमारा आर, इधर होगा हमारा एक्सएल, इधर होगा हमारा जेड, एंगल अल्फा। इस वाले ट्रायंगल से भी देखो, इस वाले ट्रायंगल से भी हमारा cos अल्फा क्या हो जाएगा, r अपॉन z। तो अगेन cos अल्फा विल बी इक्वल टू r बाय z, एंड z यहां पे रूट अंडर r स्क्वायर प्लस xl का होल स्क्वायर। क्लैरिटी है एकदम? नोट डाउन कर लो। ओके, अब आते हैं हम लोग RLC सर्किट में। देखो RLC सर्किट, रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, एंड हमारा इंडक्टर भी है। तीनों अगर है तो ये R है, ये XL है, ये XC है। मान लेते हैं कि XL इज ग्रेटर देन XC। अगर XL XC से ज्यादा है तो याद करो जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमेशा करंट से लीड करता है। XL ज्यादा ना XC से, तो वोल्टेज क्या होगा, लीड करेगा। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, अल्फा। तो यहां से एंगल हमारा अल्फा हो गया, अगेन कॉस अल्फा। देखते हैं, इधर हमारा R होगा, इधर हमारा Z होगा, ऊपर की तरफ होगा हमारा XL माइनस XC, XL माइनस XC। तो दिस एंगल इज अल्फा एंड cos अल्फा विल बी इक्वल टू R बाय Z, एंड इस केस में हमारा Z हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है cos अल्फा, विच इज R बाय Z। ठीक है, हर एक केस में ये वैलिड होता है। अगर तुम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देखोगे ना, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में तो XL XC है ही नहीं। अरे XL XC वाला टर्म जीरो हो जाता है ना, तो Z वहां पे R हो जाता है, और Z अगर R के बराबर हो गया तो यहां पे R अगर हो गया तो cos अल्फा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसीलिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमारा XL का cos अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, पावर फैक्टर 1 हो जाता है। तो दिस इज आवर मेन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पावर फैक्टर। क्लियरिटी है एकदम? ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, रब कर दूं? चल, अब देखो, तो फाइनली हम लोग पावर को लिख सकते हैं E बाई E RMS into I RMS into cos alpha, and this can also be written as E RMS into I RMS cos alpha can be written as R by Z, which is our power factor. क्लियरिटी है एकदम? तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। देख लो क्या बोल रहा है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इन फिगर, ये फिगर है 10 ओम है, 0.1 हेनरी है, और ये यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये हमारा सप्लाई है। A circuit is 1/√2, पावर फैक्टर है 1/√2, द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू, तुम्हें कैपेसिटेंस निकालना है क्या होगा। ठीक है, इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर सॉल्यूशन देखना है। चलो देखते हैं। ओके, तो हमारे पास सोर्स तो है ही। अच्छा, यहां से ओमेगा कितना है, ओमेगा है 100 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ओमेगा है 100 रेडियन पर सेकेंड, वो हमने देख लिया, कहना है ओके। अच्छा, तो पावर फैक्टर हमें बताया हुआ है कितना है, 1/√2। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है R, वो है 10 ओम।
ऊपर की तरफ है XL विच इज 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी। तो XL नहीं है वो तो हमारे पास इंडक्टर है ना, तो हमारे पास जो XL होगा वो होगा ओमेगा इंटू L विच इज इक्वल्स टू ओमेगा कितना है 100 इंटू 0.1, तो यहां पे आ गया 10 ओम। क्लियर? तो ये हमारे पास 10 ओम का इंडक्टर है। अब मैंने सोचा कि अगर मुझे पावर फैक्टर 1/√2 है तो मतलब cos अल्फा बराबर 1/√2, तो cos अल्फा अगर 1/√2 है तो अल्फा का वैल्यू जरूर 45 डिग्री होना चाहिए, तभी तो होगा। मतलब R और Z के बीच में एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, R और Z के बीच में एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। कैपेसिटर अगर नहीं होगा, अगर कैपेसिटर नहीं है तो देखो 10 और 10, क्या इधर की तरफ हमारा Z चला जाता, और अगर इधर की तरफ हमारा Z जाता तो क्या ये एंगल 45 होता? हाँ होता, हाँ बिल्कुल होता। अगर कैपेसिटर नहीं होता तो मतलब कैपेसिटर जीरो हो सकता है, बट यहां पे कोई भी ऑप्शन जीरो नहीं है, मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। ऊपर की तरफ 45 डिग्री, R के साथ ऊपर की तरफ Z 45 डिग्री, ये पॉसिबल नहीं है। अब नीचे की तरफ एक और पॉसिबिलिटी है कि Z नीचे की तरफ, ये तो हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो Z नीचे की तरफ आ जाए और ये हो जाए 45 डिग्री। ये होने के लिए हमारा XL ऊपर 10 है, ठीक है। नेट जो हमारा अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ XL माइनस XC शुड बी 10। यहां से देखो, अगर हमारा इधर की तरफ 10 ओम रेजिस्टर हो गया, नीचे की तरफ XL माइनस XC हमारा 10 ओम हो गया, तो Z क्या ये एंगल 45 बनाएगा? हाँ सर, ये तो आप सही बोल रहे हो। तो ये अगर 45 बनाना है तो XL माइनस XC 10 होना चाहिए नीचे की तरफ, मतलब XL ज्यादा होगा XC ज्यादा होगा। ध्यान से देखो, हमारा XC ज्यादा होना चाहिए। अगर XC ज्यादा होना चाहिए तो XL होगा नहीं, तो नीचे की तरफ मतलब हमारा कैपेसिटर ज्यादा होना चाहिए, मतलब XC माइनस XL होना चाहिए which should be equals to 10। तो XC माइनस XL होना चाहिए, यहां से पता चल गया। तो अगर हमारा XC माइनस XL इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, तो क्या हमारे XC को 20 होना पड़ेगा, तभी तो ये 10 है, ये तो 10 है ही। तो XC should be equals to, यहां से क्या पता चला, XC should be equals to 20 ओम। XC 20 है तो वहां से कैपेसिटर निकाल सकते हैं, ओमेगा तो हमें पता ही है। चलो 1 बाई ओमेगा C बराबर होता है XC, तो 1 बाई ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 100 इंटू C बराबर 20। तो यहां से देखो हमारे पास जो C आया वो आया 1 बाई 2000, 1 बाई 2000। तो 1 बाई 2000, तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंटू 10 टू द पावर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 क्या आ गया हमारे पास, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 फैराड। क्लियर? ओके, बट यहां पे माइक्रो फैराड में दे रखा है, तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 टू द पावर 6 से। 10 टू द पावर 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 2, और कैपेसिटेंस विल कम आउट टू बी 500 माइक्रोफैराड। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर हो गया 500 माइक्रोफैराड व्हिच इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियरिटी है? इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलो ये एक और क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। देख लो, इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट आर गिवन बाय E equals to 100 sin 30t and I equals to 20 sin 30t minus 5/4. In one cycle of alternating current, the average power consumed by the circuit and the wattless current are respectively. क्या होगा ये तुम्हें बताना है। चलो, तो एवरेज करंट का तो तुम्हें बताइए। अच्छा, ये π/4 है, तो मतलब cos अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, एंड cos अल्फा विल बी आवर 1/√2। दिस इज आवर पावर फैक्टर, ये तो हमें पता चल गया। अब ये हमारा क्या है, E0 है, दिस इज आवर E0। ध्यान से देखो, दिस इज आवर E0
एंड ये हमारा है आई नॉट। तो हमारा जो ई नॉट है वो है 100 एंड आई नॉट इज आवर 20। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पी एवरेज का, वो होता है ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2, यही तो आता है आरएमएस आई आरएमएस इंटू कॉस अल्फा। तो यहां से देखो ई नॉट इंटू आई नॉट, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो पी एवरेज आया एक साइकिल के लिए ई नॉट इंटू आई नॉट, तो 100 इंटू 20 बाई 2 इंटू कॉस अल्फा विच इज 1 बाई रूट 2। तो यहां से ये कट गया, ये 10 आ गया एंड दिस विल कम आउट टू बी 1000 बाई रूट 2 ये एवरेज 1000 बाई रूट 2। फिर चेक करेंगे भाई कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो दूसरा वाला तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, ये तो पता चल गया। चलो दूसरा वाला भी निकाल के देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, हो गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, वॉटलेस करंट हमें निकालना है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट मैंने पहले ही बोला है, अगर ये हमारा आई है तो देखो ई जो है वो आई से पाई बाई 4 आगे है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, आई दे रखा है, तो वॉटलेस करंट क्या होगा हमारा, वॉटलेस करंट होता है आई आरएमएस इंटू कॉस अल्फा, आई आरएमएस इंटू कॉस अल्फा। तो ये वॉटलेस करंट W ले लेते हैं, वॉटलेस करंट विल बी आई आरएमएस इंटू कॉस अल्फा। तो आई आरएमएस का वैल्यू देखो 20 बाई रूट 2 विल बी आई आरएमएस, ये तो आई नॉट है, तो 20 बाई रूट 2 हो गया। कॉस अल्फा कितना है 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 दिस विल कम आउट टू बी 10 एम्पियर इज आवर वॉटलेस करंट। तो ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ही होगा हमारा सही। क्लियरिटी है एकदम, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चॉक कॉइल। अब देखते हैं ये चॉक कॉइल क्या होता है। चॉक कॉइल देख, अब कुछ चीजें हैं जैसे कि हमारे ट्यूबलाइट है या फिर कुछ कुछ अप्लायंसेस है, जो क्या होता है कि उसको 220 वोल्ट का सप्लाई नहीं चाहिए होता है, उतना ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए होता है। मतलब हमारे घरों में 220 वोल्ट का सप्लाई आता है। अब कुछ अप्लायंसेस जो वर्क करता है वो कम वोल्टेज में वर्क करता है। तो अगर वो कम वोल्टेज में वर्क करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा वो ट्यूबलाइट, ठीक है, इसका वोल्टेज हमें कम करना है। इसको हमने किसने सप्लाई के साथ लगाया है 220 वोल्ट, और ये 220 वोल्ट क्या होता है आरएमएस वैल्यू, इसका पीक वैल्यू तो 311 वोल्ट जाएगा। ट्यूबलाइट को अगर मैं इसके साथ लगा दूं तो इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा ईएमएफ का, इसका अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो 220 वोल्ट का होगा, बट मैं ये नहीं चाहता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई अ रेजिस्टर अक्रॉस द चॉक कॉइल। अगर रेजिस्टर लगाते हैं तो हमारा रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, हमारा ट्यूबलाइट मस्त वर्क करेगा। बट अगर हमने रेजिस्टर लगा दिया एंड इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पे इसका जो पावर होता है वो क्या होता है आई स्क्वायर आर, तो बहुत ज्यादा पावर इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा लॉस हो जाएगा, देयर विल बी लॉस इन एनर्जी। अब अगर एनर्जी में लॉस होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो भी ज्यादा आएगा, ये भी नहीं चाहते हम। तो हम ऐसा कुछ चाहते हैं, ऐसा कोई अप्लायंस, ऐसा कोई डिवाइस जो क्या करे, वोल्टेज को भी कम कर दे बट पावर को भी यूटिलाइज ना करे। ठीक है, तो ऐसा ही एक apparatus है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टर के जगह पे हम लोग लगाएंगे एक इंडक्टर। तो इंडक्टर लगाने से देखो क्या होता है, इसके जगह पे हम लोग लगा देंगे एक इंडक्टर। तो हमने एक इंडक्टर लगा दिया। अब इंडक्टर जो हमने लगाया है ना, इसका बेसिकली अगर देखा जाए इसका रेजिस्टेंस बहुत ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 है, सिर्फ L ही है एंड इसका हमारा XL ही होगा। ठीक है, अब ये जो ट्यूबलाइट है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो चॉक कॉइल एक्चुअल में क्या होता है, एक RL सर्किट होता है। क्या होता है, RL सर्किट। तो ट्यूबलाइट के साथ हम लोग जो लगाते हैं
वो क्या होता है, एक चौक कॉइल। इसी को हम लोग चौक कॉइल बोलते हैं एक्चुअली, इस पूरे को नहीं, इसको हम लोग चौक कॉइल बोलते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली अ आरएल सर्किट, क्योंकि इसके पास एक रेजिस्टर है बट वो रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं। और वो रेजिस्टेंस कहां से आता है, क्योंकि जो जिस वायर से हम लोगों ने लूप बनाया है उस वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण ये चौक कॉइल एक्चुअल में एक आरएल सर्किट होता है। बट जनरली हम लोग बुक्स में भी दिया हुआ रहता है इट इज ओनली एन इंडक्टर, ठीक है। एंड इसका जो XL होता है वो काफी ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू दिस R। XL इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयरिंग टू दिस R, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एक चौक कॉइल। अब XL ये हमारा ट्यूबलाइट तो है ही, तो देखो यहाँ पे इस ट्यूबलाइट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसको ले लेते हैं R0। एंड इस XL का, ठीक है, तो इधर होगा हमारा Z, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आएगा एक अल्फा, तो cos अल्फा विल बी आवर R0 by Z, जैसे हमने निकाला था। अब यहां पे क्या होगा कि जो हमारा, मान लो कि यहां से जो हमारा पास सप्लाई आ रहा है वो है 220 sin ओमेगा t। कितने का सप्लाई आ रहा है, 220 sin ओमेगा t। ये 220 जो है, सॉरी 220 नहीं होगा, ये होगा 311 sin ओमेगा t। ये 311 क्या है, E नॉट है, एंड अवर ERMS विल बी 220 वोल्ट। अगर ये 220 वोल्ट है तो बताओ IRMS कैन बी रिटन एज ERMS बाई Z, वही तो हो जाता है, ERMS बाई Z इज आवर IRMS। अब यहां पे जो IRMS का वैल्यू आएगा दैट विल डिपेंड ऑन Z। अब अगर Z जितना ज्यादा IRMS का वैल्यू उतना कम, Z जितना ज्यादा, यहां पे लिख देता हूं, Z जितना ज्यादा IRMS का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। अगर IRMS कम हो गया तो ये जो हमारा ट्यूबलाइट है उसके अक्रॉस IRMS जा रहा है, अगर इसके अक्रॉस IRMS का वैल्यू कम हो जाएगा तो इसके अक्रॉस जो पावर होगा, इसके अक्रॉस जो पावर होगा या फिर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा हमारे ट्यूबलाइट के अक्रॉस, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी आवर IRMS into R नॉट, ये तो हो जाएगा IRMS into R नॉट। इसी का वोल्टेज ड्रॉप होगा, IRMS जितना कम उतना इसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ही कम हो जाएगा, तो जिससे हमारा ट्यूबलाइट बच जाएगा। तो IRMS को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Z को बढ़ा देते हैं, ना कि यहां पे रेजिस्टर लगाते हैं। Z को बढ़ाने का तरीका क्या है कि यहां पर हम लोग एक इंडक्टर लगा देते हैं जिससे Z बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा Z होता है रूट अंडर XL का होल स्क्वायर प्लस R नॉट का होल स्क्वायर, ये तो होगा Z। अब अगर XL बहुत ज्यादा है तो Z बहुत ज्यादा हो जाएगा, Z बहुत ज्यादा हो जाएगा तो IRMS बहुत कम हो जाएगा, IRMS अगर कम हो जाएगा तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसका जो RMS वैल्यू है वो होगा IRMS into R नॉट, और वो वैल्यू हमारा कम हो जाएगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम हो जाएगा। तो इसी जो सेटअप को हम लोग बोलते हैं चौक कॉइल। क्लैरिटी है एकदम, ये याद रखना। चौक कॉइल के पास रेजिस्टेंस होता है बट दैट रेजिस्टेंस इज वेरी लेस कंपेयरिंग टू द XL, इसलिए हम इसके रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं। बट एक्चुअल में चौक कॉइल इज अ कनेक्शन ऑफ अ रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टेंस, एंड वो रेजिस्टेंस इस इंडक्टर के अंदर ही होता है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन करना। चलो देखते हैं। A bulb rated at 100 volt 100 watt, it can be treated as a resistor। इसको रेजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। Find out the inductance of an inductor that should be connected in series with the bulb to operate the bulb at its rated power. What is the help of with the help of an AC source of 200 volt and 50 hertz? 50 hertz is the frequency। 200 volt है, अच्छा 200 वोल्ट सप्लाई है, बट इसको कितना मिलना चाहिए, 100 वोल्ट ही मिलना चाहिए। इसका पावर है 100 वोल्ट, तो पावर दे रखा है उसका 100 वॉट, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका आरएमएस वैल्यू, यही तो VR का आरएमएस वैल्यू है ना, रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका आरएमएस वैल्यू है। सर्किट इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये R है, ये हमारा इंडक्टर है, इसका XL
इसको हमने सप्लाई के साथ ज्वाइन किया 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ये 200 वोल्ट भी कैसा है, दिस इज आवर आरएमएस वैल्यू, 50 हर्ट्ज इज आवर फ्रीक्वेंसी। तो पावर आ गया, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 100 वोल्ट का, तो VR को मैं लिख सकता हूं 100 वोल्ट। अच्छा, क्या मैं R निकाल सकता हूं? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R होता है, V स्क्वायर बाई R, V इज द ड्रॉप, मतलब यहां पे VR ही है, वो V स्क्वायर, तो R विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P, तो R विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर व्हिच इज 100 का स्क्वायर बाई P जो कि है 100, तो ये हमारे पास R आ गया 100 ओम। क्लियरिटी है? तो R हमारे पास 100 ओम आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ओके, फिर मैंने सोचा कि अगर ये R है 100 ओम, देखो ये R है 100 ओम एंड इसके अक्रॉस ड्रॉप भी कितना हो रहा है, इसके अक्रॉस ड्रॉप भी हो रहा है 100 वोल्ट का आरएमएस, तो इसके अक्रॉस जो IRMS है, ध्यान से बताओ, VRMS है कितना इसके अक्रॉस, VR will be equals to IRMS into R, ये तो होगा। तो यहां से VR मतलब RMS वैल्यू which is 100 वोल्ट which will be equals to IRMS into इसका रेजिस्टेंस जो कि है 100, तो IRMS का वैल्यू कितना आ गया, देखो 1 एंपियर। तो यहां से करंट कितना जाना चाहिए, 1 एंपियर का करंट जाना चाहिए। अब IRMS को निकालने का एक तरीका होता है, याद करो IRMS क्या होता है, ERMS by Z, ये तो होता है, एंड हमारा जो ERMS है वो कितना है 200 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 एंपियर। अरे ERMS by Z, IRMS का वैल्यू कितना है 1 एंपियर ही तो है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अच्छा, एक बार मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूं, लिखिए होगा, चलो तो हमारे पास आ गया ERMS बाई Z, ये Z है। अब Z निकालते हैं, इधर है हमारा R विच इज 100 ओम एंड इधर है हमारा XL, XL का हमें नहीं पता अभी तक, इधर की तरफ हमारा Z हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्लियरिटी। तो ERMS बाई Z, ERMS है 200 बाई Z। अच्छा बताओ यहां से Z क्या होगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, एंड वो XL, ध्यान से देखो XL क्या होता है, ओमेगा इंटू L होता है ना, एंड ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू F, 2 पाई इंटू F, तो यहां से XL हो जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू 50, मतलब 100 पाई इंटू L, दिस इज आवर XL, 100 पाई इंटू L। क्लियरिटी है? आगे बढ़े, चलो देखो, तो ये हमारे पास 200 हो गया, 200 बराबर 200 बाई Z विच इज रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो R स्क्वायर है 100 का होल स्क्वायर इंटू XL विच इज 100 पाई L का होल स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि इधर गया तो 200 का स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर प्लस है प्लस 100 पाई का स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, है ना। तो अच्छा, यहां से अगर 100 स्क्वायर से डिवाइड कर दे पूरे को, तो क्या आ जाएगा यहां पे 4 बराबर ये आ जाएगा 1 प्लस पाई स्क्वायर L स्क्वायर, है ना। तो पाई स्क्वायर L स्क्वायर, तो दिस विल कम आउट टू बी, अच्छा इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं रब कर रहा हूं, नीचे वाला पार्ट कर लिया होगा। दिस विल कम आउट टू बी 4 माइनस 1, तो आ जाएगा 3 बराबर पाई स्क्वायर L स्क्वायर, तो यहां से 3 बाई पाई स्क्वायर का रूट बराबर L, तो यहां से हमारे पास L आ गया रूट 3 बाई पाई हेनरी। दिस इज आवर इंडक्टर जो हमें अप्लाई करना है। क्लियर?
तो दिस इज आवर चॉक कॉइल एंड आवर पावर फैक्टर। आज का क्लास यहीं तक, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस एंड एलसीआर सर्किट।